हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, जिसमें हम यूपीएससी प्रीवियस प्रीलिम्स पेपर को विद एलिमिनेशन और स्मार्ट गैसिंग द्वारा हल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स ने केवल नॉलेज के दम पर क्लियर करना बिल्कुल ही मुश्किल है। इसके लिए आपको गैस और एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और हमारा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन क्या है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। देखें इसमें एलिमिनेशन, देखो अगर आपको पक्का पता है कि जीका वायरस और डेंगू वायरस में क्या डिफरेंस है और इसके संचार के फैलने के क्या कारण है, तो आप इसको हल करें। लेकिन इसमें दूसरा तरीका क्या है, आप इसको एक स्मार्ट गैसिंग द्वारा ही प्रयोग कर सकते हैं। एक तो एलिमिनेशन ट्रिक है, अगर कोई साइंस एंड टेक का कोई क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का कोई क्वेश्चन है तो उसको आप सभी ऑल ऑप्शन सही होंगे। देखो पहला क्या लिखा है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस का और डेंगू वायरस का जो कारक है, वेक्टर है, वो एक ही मच्छर होता है। पहला है हमारा राइट आंसर। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो इसको सही माने। दूसरा है, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। संभव है मतलब हो सकता है। अगर हो कैन आ सक वाला ऑप्शन है तो वो सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी, यानी दोनों ही सही हैं। अगर इसको इंग्लिश में पढ़ें और उससे देखें कुछ अगर मिलता है हमको एलिमिनेशन के लिए, इन ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो डेट ट्रांसमिटेड डेंगू। वही ऑप्शन, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन सेकंड ऑप्शन देखें, सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है, संभव है, वो ये एक इसमें ज़्यादा सही होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर वैसे भी सी आता है कि दोनों ही सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में ऑप्शन है, मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए BIS मानक का चिह्न अनिवार्य है। मोटर वाहनों और टायरों ट्यूबों के लिए BIS का मानक चिह्न अनिवार्य है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, एगमार्क FAO द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिह्न है। देखो हमने पहले भी इसके बारे में बताया है कि अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में फैक्ट या डाटा है, फैक्ट या डाटा है तो वो सामान्यतः गलत होता है। देखो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, नुका एगमार्क FAO द्वारा जारी एक गुणवत्ता मानक चिह्न है, ये एक फैक्ट है जो कि गलत है, क्योंकि एगमार्क FAO द्वारा जारी नहीं किया जाता। अगर हम इसको ऑप्शन 2 को काटें, ये ऑप्शन या सी ऑप्शन कटेगा, तो हमारा राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन ए या ऑप्शन डी, ओनली वन या नाइदर वन नॉर टू। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिह्न अनिवार्य है। देखो अगर टायरों और ट्यूबों को के लिए कोई मानक नहीं होगा तो इससे क्या होगा, जो दुर्घटनाएं होने की संभावना होगी, क्वालिटी और विश्वास की को खतरा हो सकता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, वन ऑप्शन सही है, क्योंकि BIS मार्क हर वह चीज़ के लिए अनिवार्य है जिससे लोगों का जीवन जुड़ा होता है। मोटर वाहनों के लिए मोटर वाहनों के टायर और ट्यूबों के लिए भी BIS का मानक अनिवार्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए। इसको हम कॉमन सेंस से सही कर सकते थे। हमारा नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM स्कीम को कार्यान्वित करने के लाभ क्या हैं। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। मतलब क्या है, एक सामान्य स्टेटमेंट है। NAM क्या है, यह एक ऐसी पोर्टल है जो किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराएगा, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और इससे क्या लिखा हुआ है, यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन 1 क्या है, सही है, जो कि सामान्य ऑप्शन है। सामान्य ऑप्शन हमेशा सामान्यतः सही ही होते हैं। यह कृषकों के लिए राष्ट्रीय बाजार सुलभ कराता है जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता अनुरूप कीमत मिलती है। यह भी हमारा सामान्य ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन बी भी ठीक होगा। तो दोनों ऑप्शन ठीक होने के कारण हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 2 और 1 दोनों सही हैं।
हमारा 34 वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा विचार कीजिए। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स के समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। देखो, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अर्थात ट्रिप्स में समझौता क्या था कि दूसरे देश की जो बौद्धिक संपदा अधिकार को सुरक्षित रखना, और दोहा विकास एजेंडा भी इसी से संबंधित था। और भारत ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति बनाई, तो भारत जो वैश्विक स्तर पर दोहा विकास एजेंडे और ट्रिप्स के समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। ये आंसर क्या हमारा ठीक है, क्योंकि जो ये नीति बनाई थी ये भी बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित थी, और सरकार ने इस नीति का निर्माण कर कर ये दर्शा दिया कि वह दोहा विकास एजेंडे के प्रति प्रतिबद्ध है और ट्रिप्स समझौते के प्रति भी प्रतिबद्ध है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए नोडल एजेंसी है। हमने पहले ट्रिक क्या किया था कि विभाग मंत्रालय वाले ऑप्शन सामान्यतः गलत होते हैं, लेकिन क्या इसमें ये आंसर राइट होगा कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार का विनियमन कौन करता है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ट्रैप वाले होंगे जो आपके लिए एलिमिनेशन ट्रिक का काम नहीं करेगी, और इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के दिन के होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। देखो क्या कहते हैं, निम्नलिखित इस अधिनियम के द्वारा, जो वन्य जीव अधिनियम है 1972, इसके द्वारा निम्नलिखित कौन सा प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता, केवल कुछ अपवाद स्थितियों को छोड़कर। अगर आपको हर एनिमल के बारे में पूरी हिस्ट्री का पता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व करें, लेकिन इसका दूसरा तरीका है एलिमिनेशन और स्मार्ट गैसिंग एंड कॉमन सेंस का यूज करके। जैसे इसने कहा घड़ियाल, जंगली हाथी, जंगली गधा, जंगली भैंस, घड़ियाल, जंगली गधा और जंगली भैंस। देखो, हमको हर जीव के बारे में पर्याप्त जानकारी रखने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को हम सिर्फ एलिमिनेशन ट्रिक या स्मार्ट गैसिंग या कॉमन सेंस के द्वारा ही यूज कर सकते हैं। देखो, अगर किसी आंसर के ऑप्शन में ओनली वन और ओनली ऑल दिया हुआ है तो सामान्यतः 99% इन्हीं में से आंसर होगा, तो इसका मतलब हमारे बी और सी हट जाते हैं। अब देखें, हम कैसे कह सकते हैं, हमको पर्याप्त नॉलेज नहीं है कि जंगली भैंस और जंगली गधा को शिकार किया जा सकता है, तो इसकी ज़्यादा संभावना होती है ऑल ऑफ दी अबो। आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका अगर कॉमन सेंस का यूज करें तो सभी आंसर हो सकता है, और वास्तव में यही आंसर इसका राइट है। क्योंकि अगर आप पूरी तरह श्योर हैं कि केवल घड़ियाल ही ऐसा जीव है जो केवल अपवादिक स्थिति को छोड़कर शिकार नहीं किया जा सकता, तो आप इस पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको श्योरिटी नहीं पता है तो आपको ऑल ऑफ दी अबो जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। अगर हम देखें इंग्लिश में क्या है, मूल कर्तव्य के बारे में जो 51 आर्टिकल में दिया हुआ है कि मूल कर्तव्य के बारे में ये विधिक प्रवर्तनीय नहीं है। हम हमेशा पढ़ते हैं केवल मौलिक अधिकार ही विधान द्वारा परिवर्तनीय है, न मौलिक नीति निर्देशक तत्व और न ही मौलिक कर्तव्य विधायी प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं। ये हमारा बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, तो इसका हमारा ऑप्शन 1 गलत हो जाता है और ऑप्शन सी गलत हो जाता है। आगे दिया हुआ ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित होते हैं। विधिक मतलब जो कानूनी कर्तव्य हैं। कानूनी कर्तव्य क्या है, हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना,
राष्ट्रगीत का सम्मान करना, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना, लेकिन मौलिक कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ जुड़े हुए नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं। इसमें किसी को दंडित करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होता है। इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो कुछ क्वेश्चनों में हमको हमारी नॉलेज भी काम आती है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ मतलब स्मार्ट गैसिंग और एलिमिनेशन तो सेकेंडरी चीज़ है, पहले आपकी नॉलेज ही महत्वपूर्ण है। हमारा नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन है, ये देखो फैक्चुअल है, आपको अगर आपको आता है तो आप करें, वरना ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ दें। यही गलती मैंने लास्ट टाइम 2019 में भी की थी और 20 में भी की थी। लेकिन अगर हम इसको करना चाहें, राधाकांत देव ये ऐसा इंसान था जिन्होंने सती प्रथा कानून लागू सती प्रथा कानून लागू सती प्रथा अवैध करने वाले कानून का विरोध किया था। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा है गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महासंघ के संस्थापक थे। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। अगर आपको याद रखना है नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए, तो इसका 2 ऑप्शन गलत होता है। तो इसका राइट आंसर है 1 और 3। मतलब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव। और दूसरा इंडियन एसोसिएशन के स्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्योंकि मद्रास महाजन सभा के संस्थापक में गजलू लक्ष्मीकांत चेट्टू नहीं थे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है? विचार की स्वतंत्रता में क्या क्या था? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म की स्वतंत्रता। इसका मतलब ऑप्शन 1 नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये तीनों हैं, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। हमारा राइट आंसर क्या है? क्योंकि अगर आपको जो प्रस्तावना वो याद है कि भारत में स्वतंत्रता में क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता। 5 के बारे में दिया हुआ है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना और एक धर्म, ये 5 स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखना ही है, और ये आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। पहला ऑप्शन, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को दी गई परामर्श है पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। देखो क्या है, जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा किया जाता है। इसका ये ऑप्शन हमारा सही है, याद भी रखना है नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए। और जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उद्योग जगत सिफारिश करती है और उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हमारा सी। राइट आंसर क्या है? हमारा सी। नेक्स्ट हमारा 40 क्वेश्चन है भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? देखो हमारा ऑप्शन है लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, दूसरा है लघु और सीमांत कृषकों की ऋण की पूर्ति करना, युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो आपको सभी ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करें कि जो लघु वित्त बैंक हैं वो ऋण की पूर्ति करते हैं, राइट आंसर लग रहा है। ये भी ऋण की पूर्ति करते हैं, ये भी राइट आंसर लग रहा है, लघु और सीमांत कृषकों को। लेकिन वो किसी को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, इनका उद्देश्य नहीं है। वो केवल ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋण लेना एक व्यक्ति का, युवा उद्यमी का इच्छा है,
उसकी इच्छा शक्ति है कि वो स्टार्टअप स्टार्ट करता है। बैंक सिर्फ ऋण ही दे सकते हैं, वो प्रोत्साहित नहीं करने का काम करते। तो इसका राइट आंसर देखो 3 हटा देते हैं तो हमारा 3 कट जाते हैं ऑप्शन, तो हमारा राइट आंसर हो गया ए। तो जो 40 का राइट आंसर होगा ए। इसमें आप सिर्फ कॉमन सेंस यूज ही कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन सभी सही लगते हैं कि लघु व्यवसायी इकाइयों को ऋण पूर्ति करना, सीमांत किसानों को ऋण पूर्ति करना और युवाओं को व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। लेकिन वो व्यापार स्थापित करना को प्रोत्साहित करना उनका उद्देश्य नहीं होता, वो केवल ऋण उपलब्ध कराते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में प्रथम कथनों पर विचार करें। देखो, अगर हम इंसान हैं सभी, सब कुछ नहीं पढ़ सकते नहीं रट सकते। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता, ये आपने पढ़ा भी नहीं है कि आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बारे में क्या है क्या नहीं है, तो हम ऑप्शन से कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप प्रयास करेंगे और कॉमन सेंस और स्मार्ट गैस का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, प्रथम AMPHCHUD भारत में 2006 में पहला फैक्ट आ गया में संपन्न हुआ, जिसका विषय उभरते शहरी रूप नीति प्रक्रिया और शासन संरचना था। देखो, हम इसको सिर्फ एक ही तरीके से हल से कर सकते हैं कि फैक्ट दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसको हम गलत मान सकते हैं। सामान्यतः सही होगा अगर आप इस एलिमिनेशन ट्रिक को यूज करते हैं तो हमारा ऑप्शन 1 कट जाता है और ऑप्शन सी कट जाता है। और नेक्स्ट है, भारत सभी वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी ADB, APEC और एशियन की सहभागिता से करता है। देखो, आल वाला लगभग सामान्यतः गलत ही होते हैं। अगर हम इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंडिया, अगर हम इसी 41 का क्वेश्चन जो ये देखें, इंडिया होस्ट ऑल एनुअल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस इन पार्टनरशिप विद ADB, APEC और एशियन। इसने क्या कहा है, भारत अपनी सभी जो भागीदारी है कॉन्फ्रेंस है वो ADB, APEC और एशियन की सहभागिता के साथ ही वो करता होस्ट करता है। ये समान गलत ही होगा क्योंकि एक्सट्रीम शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा डी, नाइदर 1 और नोर 2। नेक्स्ट देखें, एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठा को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मैंने आपको पहले बताया है अगर 4 ऑप्शन है, आपको क्वेश्चन के बारे में पूरी तरह नहीं पता तो क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। और दूसरा, थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। जो UPI है वो किस से संबंधित है। पहला देखते हैं, ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं है होंगे। दूसरा, लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। देखो, ये वेड ऑप्शन लग रहा है कि लगभग 2 दशकों में पूरी तरह से कंप्लीटली भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी, तो कट जाएगा ऑटोमेटिक ही। FDI अंतर प्रवाह में प्रभावी वृद्धि होगी। FDI का कोई चक्कर नहीं है UPI का। और निर्धन व्यक्तियों को उपदान सब्सिडियों का DBT बहुत प्रभावकारी होगा, इसका भी कोई चक्कर नहीं UPI का। तो इसका राइट आंसर होगा, ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब आपको मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप UPI के माध्यम से वह बिना मोबाइल भी जो स्थानांतरण है, कोई भी लेन देन है वो कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ एलिमिनेशन ट्रिक आपकी नॉलेज के बाद आती है। आप नॉलेज पहले यूज करें, उसके बाद कॉमन सेंस यूज करें, उसके बाद एलिमिनेशन ट्रिक करें। देखो, कभी कभी समाचारों में इवेंट होरिजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, टेंडर मॉडल जैसे शब्दों का सुनते होंगे, तो ये किससे संबंधित है। देखो, हमने अगर थोड़ी बहुत करंट पढ़ी है तो इवेंट होरिजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल ये ब्रह्मांड से संबंधित शब्द हैं। अगर आपने पढ़ा है इवेंट होरिजन, सिंगुलरिटी, ये दो शब्द तो मैंने पढ़े हैं, लेकिन ये नहीं पढ़े स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मांड का परीक्षण करना। भारत में कृषि के संदर्भ में समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण यानी जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीकी का आसन भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। देखो, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है और किया जा सकता है। आप जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पूरी तरह विशेषज्ञ नहीं है, तो मैंने आपको बताया साइंस एंड टेक के क्वेश्चनों का लगभग आल ही आंसर होगा। अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं है तो आप इनको यूज़ करें, तभी आप इसमें हो सकते हैं। देखो,
विभिन्न फसलीय पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का प्रयोग किया जा सकता है। दो एलिमिनेशन होगी, एक तो साइंस टेक का क्वेश्चन एक सकता है। यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने, लगाने, आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर अगर आप यूज करेंगे तो डी ही होगा। ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग लड़ाएंगे कि इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस जीनोम सीक्वेंसी का प्रयोग ये कर सकती है नहीं कर सकती, हमको नहीं पता जीनोम सीक्वेंसी क्या क्या कर सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। इसमें ट्रिक क्या है कि साइंस एंड टेक के ऑप्शन सभी सामान्यतः सही होते हैं। हमारा नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, जो संसदीय स्वरूप है हमारा स्वरूप, शासन का स्वरूप कैसा है, संसदीय है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका दोनों मंडल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। नहीं, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते बिल्कुल, क्योंकि जो कार्यपालिका विधायिका से ही चुनी होती है, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती हैं। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। यह नीति की निरंतरता प्रदान करती है, नीति की ओर यह अधिक दक्ष है। हमारा नेक्स्ट कार्यपालिका विधायक मंडल के प्रति उत्तरदायित्व है, ये हमारा सामान्य आंसर है, क्योंकि हमको नॉलेज भी यही कहती है और संसदीय प्रणाली के बारे में जो हमने पढ़ा है वो भी यही कहती है। अगर हम पढ़ें, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता, ये गलत है, क्योंकि नहीं वाला ऑप्शन सामान्यतः गलत ही होता है। हमारा 47 आंसर देखें, 44 46 47 देखें। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में सही संबंध है। इनका जो कर्तव्य है और उसके बीच में कौन कौन से कर्तव्य और अधिकार के बीच में, अधिकार कर्तव्य, क्वेश्चन ये है कि अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध है। देखिए, अधिकार व्यक्तिगत हैं, अतः समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र है। पहला गलत है कि जो अधिकार हैं समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र नहीं है, समाज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहा भी जाता है हमारी स्वतंत्रता वहाँ तक है जब दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान या हानि न हो, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित न हो। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, ये गलत है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों महत्वपूर्ण हैं। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है, राज्य के स्थायित्व के लिए भी दोनों ही महत्वपूर्ण न कि एक। तो हमारा राइट आंसर हो गया अधिकार और कर्तव्य सह संबंधित है। हमारा नेक्स्ट आंसर है, भारत के संविधान के निर्माता का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान निर्माण करता थे उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो दर्शन है, उनके जो मूल्य हैं वो किसमें, क्योंकि प्रस्तावना इसका राइट आंसर है, क्योंकि प्रस्तावना में मूल अधिकार भी है, नीति निर्देशक तत्व भी हैं, सभी हैं जो देश की स्वतंत्रता अखंडता के लिए हैं, स्वतंत्रता के लिए हैं, जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कल्याण के लिए हैं, वो सभी प्रस्तावना में आते हैं और यही इसका मत को प्रतिबंधित करता है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप करने के लिए बिल्कुल ही अयोग्य होंगे और आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। कि कोहिमा से कोट्टम तक जाते वक्त आप कितने शहर राज्यों का वो करेंगे। इसका राइट आंसर वैसे 7 है, कोहिमा से कोट्टम। अगर हम देखें थोड़ा गैस लगाएं, कोहिमा है मेघालय की राजधानी और कोट्टम है तमिलनाडु में, कोट्टम केरल में। इस साइड से चलेंगे, यहाँ पे आना है तो 7 राज्य आएंगे। आप इसको छोड़ सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। भारत की संसद और किनके द्वारा मंत्री परिषद के कृत्य ऊपर नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक काल। इसका देखो, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, आपने पॉलिटी पढ़ा है, तो आप इसको सामान्यतः ठीक कर सकते हैं कि स्थगन प्रस्ताव द्वारा भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नकाल द्वारा भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुपूरक प्रश्न में भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जो संसद क्या करते हैं, मंत्री परिषद या कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इसका राइट आंसर है डी। दोस्तों, हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और प्रीलिम्स की तैयारी में मैं आपका सहभागी बन सकूं, और जो मैंने अपना प्रीलिम्स लिखा है, मेंस लिखा है, उस नॉलेज को आप भी थोड़ा यूज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।